स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग टेस्ट 4 कर रहे थे और इसमें हम लोग ने 90 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 91 से 120 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको 1.25x पे या 1.5x पे थोड़ा सा देखना। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखना ताकि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो। और आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। ठीक है, टाइम किल ना करें अपना। अभी मतलब थोड़ा सा टाइम मिल गया तो टाइम ऐसा नहीं कि आप लोग उसको लेके बैठे रहें। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हो नहीं पाता उस टाइम पे। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उतना ग्रेस्प नहीं हो पाता है। चलिए तो जल्दी शुरू करते हैं, फिर 91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 90 तक हम लोगों ने कर लिए थे। 91 क्वेश्चन देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। 91 देखिए, भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल का क्या मतलब है, पेट्रोल का क्या मतलब है, अभी 2020 में लॉन्च किया गया। और ये पूछा कि किस ऑयल रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया। पहले तो ये थोड़ा सा ऑक्टेन के बारे में समझ लीजिए। ऑक्टेन देखिए, आप जब भी डीजल या पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे तो तब इस शब्द का इसकी चर्चा सुनेंगे उसमें। ऑक्टेन का मतलब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि अब डीजल या पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग जैसी भी रहती है तो उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस आगे जाती है। ठीक है, जैसे ऑक्टेन नंबर, यदि ऑक्टेन नंबर रेटिंग जो है वो ज़्यादा रहती है तो पेट्रोल का जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर रहता है। ठीक है, और ऑक्टेन नंबर डाउन रहेगी तो पेट्रोल का परफॉर्मेंस या पेट्रोल का जो इंजन में परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल पेट्रोल का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए कि ऑक्टेन नंबर नॉकिंग का जो रोल होता है इंजन में, ये नॉकिंग डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में ही होती है। नॉकिंग का मतलब ये समझ लीजिए आप कि इससे जो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं आप, तो स्टार्ट होने से पहले उसमें स्टार्ट होते समय एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ये मिसमैच हो जाता है, यानी बैलेंस नहीं रहता है, रेशियो में नहीं रहता है। तो रेशियो में ना होने की वजह से वाइब्रेशन होते हैं गाड़ी में। ठीक है, तो ये नॉकिंग होती है। यदि ऑक्टेन नंबर हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो ये नॉकिंग से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो मेन पर्पज़ नॉकिंग को बचाना है और आपका इंजन को एक्सेलरेट अच्छे से करना है और इंजन को बूस्ट करना है, इंजन की परफॉर्मेंस पावर को बढ़ाना है। ठीक है, ये ऑक्टेन नंबर से डिसाइड होते हैं। ठीक, तो ये जो 100 नंबर ऑक्टेन पेट्रोल है ये अच्छी क्वालिटी का है। अभी जो नॉर्मली आप यूज कर रहे हैं ना बाइक में, अपनी गाड़ी में, आप अपनी स्कूटी में या अपनी 4 व्हीलर में, वो जो है वो 19 ऑक्टेन नंबर पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, 91 ऑक्टेन, इसको नॉर्मल पेट्रोल बोलते हैं, जो हम लोग अभी नॉर्मली डलवाते हैं। अब जो 100 ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब है ये हाई परफॉर्मेंस वाला पेट्रोल है। ठीक है, तो ये है सब इसका। तो अभी जो हाल ही में रिफाइनरी ने लॉन्च किया है इस ऑक्टेन पेट्रोल को, ये मथुरा रिफाइनरी ने किया है। ठीक है, और मथुरा रिफाइनरी ये जानते हैं ना, IOCL इसको हैंडल करती है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो करती है। ठीक, तो इसका आंसर मथुरा रिफाइनरी। टोटल रिफाइनरीज कितनी अगर पूछा जाएगा तो 23 बता देना। ठीक है, इसमें से 18 जो हैं वो PSC मतलब गवर्नमेंट है, और जो 5 हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। ठीक, और उसमें कुछ जॉइंट वेंचर वाली भी हैं, तो टोटल 23 रखना। और ये जो 23 हैं इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो पेट्रोल है बहुत महंगा है, ये 160 रुपये पर लीटर है। और नॉर्मल तो जो अभी देख ही रहे हैं, ये भी हो सकता है 160 कल को हो जाए, इतना रेट बढ़ रहा है पेट्रोल का। खैर इतना समझिए कि 100 ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए, इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करने के लिए लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 92। देखिए, PM वाणी योजना के संबंध में विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि जो नाम पिकअप करते हैं, ये नाम बड़े अच्छे पिकअप करते हैं। वाणी हिंदी का भी नाम रह जाता है और इंग्लिश में भी वो इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि वो भी फिट बैठ जाता है ना। आप लोगों ने कई नाम ऐसे देखे होंगे। तो वाणी का फुल फॉर्म तो पहले ये जान लीजिए, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ से आप ये W है, ए है, ये N है, AI है, वाणी हो जाता है। ठीक, अब देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार है, यहाँ पे लिखा है। और अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई एक्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर रेडियो प्रसार नहीं कर रहे हैं, वाईफाई को एक्सेस कर रहे हैं। आप वंचित क्षेत्र जो हैं वहाँ पर वाईफाई एक्सेस कराइए। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, आपको फ्री वाईफाई मिलता है ना, तो रेलवे स्टेशन पर तो मिल रहा। ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर वाईफाई कुछ है ही नहीं है। तो ये सरकार का विज़न है कि हम वाईफाई एक्सेस कराएंगे सबको, वंचित क्षेत्रों में भी। और दूसरा जो पॉइंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग की ये योजना है। ये तो ठीक है, ये गलत है। ये रेडियो का प्रसार करने का कोई मतलब नहीं है। रेडियो का प्रसार करने का क्या, हर मोबाइल में रेडियो है यार, रेडियो का प्रसार थोड़ी ना करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ।
आंसर इज़ 2। चलिए 93 देखिए, किस राज्य सरकार ने 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सोलर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की? इसमें 2-3 टर्म्स हैं वो जो आपको जानना ज़रूरी है। आजकल ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़ोरों पे यूज हो रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन जो टेक है आप उसको बस साधारण भाषा में इतना समझ लीजिए कि ये जो इस टेक्नोलॉजी का यूज यदि आप करते हैं तो आपके जो डेटा इंस्क्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, डेटा लीक होने से बच जाता है और हैक होने से बच जाता है, यानी लीकेज नहीं होता है। और जो हैकिंग करते हैं लोग, हैकर्स जो हैकिंग करते हैं आपके डेटा की, वो भी नहीं कर पाते हैं वो लोग, अगर ब्लॉकचेन टेक का या यूज किए आप। तो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि ब्लॉकचेन का मतलब आपने जाना। ये पीयर टू पीयर क्या है? पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि दो लोग आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर ए को बी से कनेक्ट होना है तो पहले सी का यूज करना पड़ रहा है। जैसे ए को बी से कनेक्ट होने के लिए ए को सी को कांटेक्ट करना पड़ रहा था और सी को बी से कांटेक्ट करना पड़ रहा था, तब जाके ए का बी से कांटेक्ट हो रहा था। यानी ये मीडिएटर जो है इसका काम क्यों है? इसको हम क्यों यूज ही कर रहे हैं? इसको हटाइए ना। तो यहाँ पे जो पीयर टू पीयर का मतलब यही है कि यहाँ पे सी का कोई रोल नहीं है, दो इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे तीसरा बिचौलिए, इसको बिचौलिए भी बोल दो आप एक तरह से, बिचौलिए का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जो रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की गई है ये उत्तर प्रदेश में की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आगे 94 देखिए, 94 में लिखा है मेगा लेदर पार्क। ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? भारत का पहला मेगा लेदर पार्क। तो लेदर पार्क के बारे में तो आप वैसे भी सुनते होंगे कभी का मतलब आपने यूपी स्पेशल पढ़े होंगे आप, तो आपने उसमें कई बार पढ़ा होगा कि लेदर पार्क की स्थापना कहाँ होने वाली है, तो आप कानपुर पढ़ते हैं। तो अब ये समझिए कि ये बस लॉन्च ही हो गया अब, ठीक है। तो ये लेदर पार्क जो है वो कानपुर में खुल रहा है, ठीक। और ये जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है, मतलब मेगा मतलब बहुत बड़े स्तर पर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कानपुर हो गया। लेदर पार्क का मतलब सिर्फ एक पार्क नहीं है, मतलब ये घूमने भर के लिए नहीं है कि पब्लिक जाएगी और बस घूमेगी वहाँ पर, लेदर की चीज़ें बस वहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लेदर पार्क से मतलब है कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़े एरिया पे, एक तरह से गवर्नमेंट बहुत बड़े एरिया पे क्या करने वाली है, लेदर की यूनिट्स लगाएगी, ठीक है। और खुद नहीं लगाएगी, इन्वेस्टर को यहाँ पे अप्रोच कराएगी कि इन्वेस्टर आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे अपनी इकाइयाँ, अपने कारखाने इंस्टॉल कीजिए जो लेदर के लिए काम करेंगे या लेदर की प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसमें लेदर के प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जूते पहनते हैं, आप लेदर के, आप बेल्ट पहनते हैं, आप वॉलेट भी यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे पार्क में होंगी। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर नहीं है, कई इन्वेस्टर आएंगे, वो अपने अपने यहाँ पे कारखाने लगाएंगे। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपको यहाँ पे रहने की सुविधा भी हो जाएगी, प्रदर्शनी भी रहेंगे, होटल्स भी रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो पॉल्यूशन होने वाला है लेदर से, आप जानते हैं लेदर मोस्ट पॉल्यूटेंट ये इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो इनके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तो लगाएगी सरकार, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट भी आपको इसके आसपास देखेंगे, ठीक है। तो ये सब पार्क के अंदर होता है, सिर्फ इसको एक नॉर्मल पार्क की तरह मत समझना कि हम जाएंगे और बैठ के आएंगे और शाम की ठंडी हवा लेके आएंगे, ठीक है। चलिए 94 का सी हो गया। 95 देखिए, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। हरित आ गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए खास कुछ कर नहीं रहा, लेकिन सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुरजोर बिल्कुल दम लगाए पड़ी हैं। खैर, जो पहला पॉइंट है वो पढ़िए, इस परियोजना के बारे में बताना है। और ये राजमार्ग गलियारा का है, मतलब यहाँ पे हाईवेज के कॉरिडोर बनेंगे, ठीक है, हाईवे कॉरिडोर। और हरित है तो हरित से समझ रहे हैं कि उस कॉरिडोर के चारों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर डबल लाइन है तो यहाँ पे बीच में ही मिल जाएंगे, यहाँ पे लाइन से पेड़ लगेंगे, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे, मतलब पूरे कॉरिडोर पे आपको ये मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ पेड़ लगाने से मतलब हरित का नहीं है, ये भी मतलब पेड़ लगाना एक, यहाँ पे जो ग्रीन शब्द लिखा है एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉरिडोर के आसपास, मतलब यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो, या फिर जो भी मतलब कुछ भी काम होगा यहाँ पे, तो
तो वो भी एक एनवायरनमेंट को पॉइंट मतलब माइंड में रख के ही किया जाएगा कि कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट पढ़िए कि परियोजना के एग्जीक्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और भारत सरकार के बीच 1,000 मिलियन यानी 100 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहली बात तो ये कि IMF ठीक है लोन का काम तो करता है, लेकिन IMF का ज़्यादा काम क्या है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड करेंसी जो है उनको मैनेज करने का काम करता है। लोन का काम कम करता है, लेकिन लोन देता है, ऐसा नहीं है कि लोन देता नहीं है। लोन देने का काम खासतौर से डेवलपिंग कंट्री को वर्ल्ड बैंक का रहता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक की जो मुख्य शाखा है IBRD वो देती है बड़ी मात्रा में लोन। एक और संस्था है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें से 2 मेन है। तो पहली चीज़ तो ये, तो पहला पॉइंट गलत हो गया, IMF नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक रहेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है यह प्रोजेक्ट केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस यूपी भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट गलत हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 95 हमने कर लिए, 96 देखते हैं। 96 है डोबर जलडमरू यानी डोबर स्टेट सेपरेट किस किस को करती है। पहली बात तो ये जान लीजिए, जो स्टेट होते हैं वो काम 2 तरीके के करते हैं। कौन कौन से काम? एक तो 2 वाटर बॉडी को जोड़ते हैं, एक वाटर बॉडी है, ए वाटर बॉडी है, बी वाटर बॉडी है, यानी जल राशि 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। या फिर इसको ये कह लीजिए कि 2 बड़े भूभाग को अलग करती हैं, है ना। जैसे इसको सी बोल दी, इसको डी, तो 2 काम कर रही है जलडमरू। 2 जमीनी भाग को यानी भूभाग को अलग करती है और वाटर बॉडी को जोड़ती है, उसको बोलते हैं जलडमरू। और जो डोबर जल संधि वो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो क्या हैं, ये भूभाग है ना, इसलिए अलग कर रही हैं। अगर जल राशि बोलता तो यहाँ पे पृथक नहीं बोलता, वो यहाँ पे बोलता किस को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ना वाला शब्द लिखा होता। तो ये है इसका आंसर, ये हो गया। इसका जल्दी से चित्र देख लीजिए, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट देखिए, स्टेट ऑफ डोबर दिख रहा है ना, ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। और जो वाटर का चैनल मतलब स्टेट मतलब समझ रहा है ना, एक वाटर की पतली सी स्टेप, लेकिन वो इतनी पतली नहीं रहती कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल लांग के कूद जाएंगे, ठीक है। मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस रहती है, दूरी रहती है, 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 50 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर रही है, ठीक। इसका फिजिकल देखिए, फिजिकल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये UK है, ये फ्रांस है, और ये जो चीज़ है ये जलडमरू है डोबर की, और इसको बोलते हैं पूरा इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये लगभग इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर की है, ठीक। तो ये बिल्कुल ऐसा बगल बगल में नहीं है, लांग के नहीं कूद पाएंगे हम लोग। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो गया। चलिए 97 देखिए, सतही क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। पहली बात तो बेकाल झील जो है वो खारी झील है, ठीक है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। और ये कहाँ है, रसिया में है, सबसे गहरी झील भी है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इस पर। विक्टोरिया झील ये ये अफ्रीका की है, ठीक, ये अफ्रीका में है। मलावी झील भी अफ्रीका में है। सुपीरियर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और ये USA में है, ठीक है। ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसी का एक लेक है, उसी का एक भाग है, ठीक। 5 झील में एक झील सुपीरियर लेक भी है। तो जल्दी से देख लीजिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन जाते हैं, तमाम क्वेश्चन पूछे हैं इस पे। तो 5 ग्रेट लेक्स पे आप वीडियो को 1.5 पे देखिए प्लीज़, ठीक है, टाइम किल ना हो, क्योंकि मैं इतना तेज़ भी नहीं बोल पा रहा हूँ ताकि वीडियो आधे घंटे में बन जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लगता है सर्च करने में इमेजेस। ये देखिए, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं USA में, ठीक। वैसे USA में भी नहीं है, कुछ ही मतलब एक लेक ऐसी है जो पूरी तरीके से USA में, बाकी जो है वो बॉर्डर पे हैं। अगर मैं बॉर्डर खींचूँगा ना तो ये बॉर्डर इस तरीके से आता है। ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, ये बॉर्डर बना रहा हूँ कनाडा और USA के बीच का, ठीक है। तो आपने 4, 1,
2 3 4 5 लेक दिख रही हैं, जिसमें से ये वाली 1 3 4 5 जो है वो कनाडा के बॉर्डर पे हैं, पूरी तरीके से यूएसए में नहीं है। एक सिंगल रिवर है जो पूरी तरीके से यूएसए में, वो है मिशिगन। इसका नाम क्या है? मिशिगन लिखा हुआ है यहाँ पे, मिशिगन। तो ये ग्रेट 5 लेक्स हैं, ये सुपीरियर है, ठीक है, ये पहली वाली सुपीरियर है लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखना, इनको फिंगर लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि फिंगर के आकार में है ना, फिंगर लेक्स भी बोलते हैं। 98 देखिए, मानव निर्मित उपग्रह सदैव पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है। देखो इसको ठीक से देखिए, एक ग्लोब है ना, ये कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट हैं, जो इसरो जो सैटेलाइट भेजते हैं, या फिर किसी भी देश के जो अपने स्पेस की जो एजेंसी हैं जो अपने सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर, तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की सतह से, यानी पृथ्वी की सतह से पूर्व की दिशा में, आपको देखो पता है कि जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है ना, तो ये कह रहे हैं कि इसी ईस्ट की दिशा में हम लोग इसको लॉन्च कर देते हैं, या स्पेस एजेंसी लॉन्च करती हैं, ताकि घूमते हुए जो अर्थ का रोटेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में यदि आप सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट को एक फोर्स मिल जाता है आगे बढ़ने का, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है। तो ये ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे सदैव लिखा है, ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि ये सदैव लिखा है, इस वजह से गलत हो जाता है आंसर। ये बात सही है कि ईस्ट की डायरेक्शन में हम लोग भेजते हैं, लेकिन ऐसे कौन सा सैटेलाइट जो ईस्ट की डायरेक्शन में भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, संचार सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर ऊपर कक्ष में लॉन्च करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नहीं बोलना चाहिए, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसी भी तो सैटेलाइट पढ़ी हैं जो पोल से पोल घूमती हैं, यानी ऐसे घूमती हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऐसे ऐसे भी तो घूम रही हैं, और ऐसे घूमने के लिए भी आप ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे तो कैसे चलेगा। उसमें जो इस केस में मतलब जो ये जो सैटेलाइट हैं उनको क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। पोलर सैटेलाइट में थोड़ी ना ईस्ट डायरेक्शन में आप लॉन्च करेंगे किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, वो आपको नॉर्थ या साउथ में, जिस तरफ से सर्किल बन रहा है ना, मतलब जैसा कक्ष है सैटेलाइट का घूमने का, उसी कक्ष में तो आप लॉन्च करेंगे। तो पोलर सैटेलाइट का जो कक्ष है वो किस डायरेक्शन में है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, है ना। तो ये तो नॉर्थ है, साउथ है, तो या तो साउथ डायरेक्शन में कीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में कीजिए। इनका मतलब है कि पोलर सैटेलाइट को जो पृथ्वी के घूमने से जो ईस्ट की साइड में एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा था, इन सैटेलाइट को नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बूस्ट है पोलर सैटेलाइट के लिए नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्च जो हम लोग कर रहे हैं, मानव निर्मित उपग्रह जो लॉन्च कर रहे हैं, वो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो कर रहे हैं ईस्ट की साइड में, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना, तो सदैव तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कारण देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, इसलिए उपग्रहों को अतिरिक्त बल मिलता है। ये कारण तो ठीक है, लेकिन ये कारण किसके लिए है? संचार उपग्रहों के लिए ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए ठीक है, तो कारण ठीक है, और ये गलत है। चलिए 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पंचम क्रियाकलाप यानी क्वीनरी सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पढ़ा है। टर्सरी सेक्टर जो है यानी तृतीय क्षेत्रक जो है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें सर्विस सेक्टर आता है ना, तो सर्विस सेक्टर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसी सर्विस सेक्टर का एक सब पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग क्वीनरी सेक्टर। और क्वीनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं, एक तरह से ये समझ लो वाइट कॉलर जॉब जो है ना, गोल्डन कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, इसमें वो लोग आते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट आता है इसमें, टॉप मैनेजमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव, मतलब टॉप लेवल के अधिकारी, ठीक है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ टॉप लेवल जो डिसीजन है वो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, और सरकारी संस्थाओं द्वारा भी लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी आती है इसमें। क्वीनरी सेक्टर में गवर्नमेंट डिसीजन मतलब गवर्नमेंट के टॉप एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, यानी सरकारी अधिकारी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए 100वां देखिए,
सोमा है लूनी नदी के उद्गम स्थल का निकटतम स्थान। लूनी नदी जो है वो जान लीजिए पहले अजमेर से निकलती है, ठीक, अजमेर से निकलती है। अजमेर में क्या है, अरावली माउंटेन दिख रहा है ना, अरावली माउंटेन एक क्या है, सीरीज है, एक कोई छोटा सा पर्वत तो है नहीं या छोटी सी पीक तो है नहीं, ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। और सीरीज ऑफ माउंटेन्स जब रहता है तो बीच में घाटियाँ रहती हैं। एक घाटी है पुष्कर घाटी, ठीक है, पुष्कर घाटी से ये नदी निकलती है, तो पुष्कर इसका आंसर हो गया। इमेज देखना है आपको, इसकी इमेज देख लीजिए, लूनी रिवर, ये देखिए लूनी रिवर, मैं जूम कर दूँ इसको, अजमेर के पास से निकल रही है। और ये रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में जो वहाँ की दलदली भूमि है ना, वहाँ पे ये गिर जाती है, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है, 102, यहाँ तक कहाँ तक कर लिया था, अच्छा 100 तक कर लिया था, ठीक है। 101 कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ये नीलगिरी पहाड़ी जो है यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट को आप जानते हैं सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक। पश्चिमी घाट जो है एक खास क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, और पूर्वी घाट जो है वो ब्रेकेबल है, मतलब खंडित हैं। किस वजह से, नदियों ने रास्ता बना लिया है, क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग जो नदी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं नदियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे, जो उन्होंने रास्ता बना लिया, मतलब पहाड़ को काट के रास्ता बना लिया। तो पूर्वी घाट क्या है, कटा हुआ है, छटा हुआ है, खंडित है, लेकिन पश्चिमी घाट कॉन्टिन्यूस है, ठीक। और ये जाके जहाँ मिलते हैं ये जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक। जल्दी से मैप पे देखिए, ये देखिए, ये मैप थोड़ा सा अधूरा है, ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये भी वेस्टर्न घाट ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इसको पलक्कड़ गैप बोलते हैं। और यहाँ से जो आ रही हैं ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक। और ये जो नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप लोग जानते होंगे, डोडा बेटा है ना, डोडा बेटा। चलिए ये है, नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे आपको कार्डमम पहाड़ियाँ वगैरह मिलने लगेंगी। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 102, यूपी के सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न ज़िले कौन से हैं, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है। डायरेक्ट फिगर देखिए, क्योंकि फिगर से दो चीज़ें और हम लोग एक्स्ट्रा जानेंगे, ठीक है। ये फिगर देखिए, ये सबसे वेस्टर्न है, ये सबसे ईस्टर्न है, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ओके। सबसे बेस्ट में कौन सा है, बेस्ट का मतलब यहाँ पे आप जो देशांतर खींचेंगे, लॉन्गिट्यूड खींचेंगे, तो यहाँ पे सबसे जो अंतिम में दिख रहा है तो शामली आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये मैंने पुराना मैप लगा लिया। यहाँ पे आप देखेंगे नए मैप में, तो ये जो हिस्सा है ये मुजफ्फरनगर है और ये वाला हिस्सा शामली है, तो शामली सबसे वेस्टर्न है ना, सबसे पश्चिमी शामली हो गया। और सबसे ईस्टर्न देखेंगे तो ये आपको बलिया दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, फिर भी इमेज धुतली है थोड़ी, मैं बोल दे रहा हूँ ये बलिया है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बलिया हो गया, और सबसे आपको नॉर्दर्न में कौन दिख रहा है, ये सहारनपुर है, तो सबसे उत्तर में सहारनपुर हो गया, और सबसे साउथ में ललितपुर नहीं है, सोनभद्र है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट है। तो 4 जिले जान लिए आपने। चलिए अब क्वेश्चन हो जाएगा, अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, हम लोगों ने क्या देखा, बलिया और शामली, बलिया सबसे पूर्वी और शामली सबसे पश्चिमी। चलिए 103 कीजिए। यूपी के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो ये मैप से हो जाएगा क्वेश्चन ना, जल्दी से देख लेंगे। पीलीभीत, बलरामपुर, महाराजगंज टच करता है नेपाल को, सीतापुर नहीं करता। सीतापुर देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे है, लखीमपुर खीरी के नीचे आएंगे तो आपको सीतापुर मिलेगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी टच करता है। जल्दी से मैप पे देख लीजिए। मैप पे मैं बार बार दिखाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि याद रहता है ना, याद नहीं तो भूल जाता है। ये पीलीभीत टच कर रहा है ना, और ये खीरी कर रहा है, खीरी के नीचे सीतापुर है, ये तो टच नहीं कर रहा है ना नेपाल को, ये नेपाल है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन में जो है वो महाराजगंज टच कर रहा है, बलरामपुर टच कर रहा है, पीलीभीत कर रहा है, सीतापुर नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। 104 कीजिए। जस्ट ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आसान है, कर लेंगे। भद्रा नदी जो है, भद्रा ट्रिब्यूटरी है शायद कृष्णा की ना, तो ये कृष्णा नदी पे है जो भद्रा जो है, भद्रा रिवर पे है ये प्रोजेक्ट, एक्चुअली डैम है, ठीक है। और ये है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में कौन सी नदी बहेगी,
ये सोन तो बहेगी नहीं, चुनाव भी नहीं बहेगी। तो जब भद्रा आपको बताया कि कर्नाटक में है तो ये चुनाव तो J&K में है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दुर्गा बैराज ये दामोदर रिवर पे है, और काकरापार परियोजना है वो ताप्ती पे, गुजरात की ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। काकरापार ये अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ना काकरापार के नाम से, तो वो उसको भी याद रखना। और भद्रा परियोजना कर्नाटक है, ठीक, इसलिए चुनाव जो है वो गलत हो गया। 105 देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों की राजधानियों को पूर्व से पश्चिम, मैपिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे इसको। देखिए सीधा मैप देखिए, आइजोल, ये इम्फाल आपको पता है मणिपुर की कैपिटल है, फिर आइजोल है, ये मिज़ोरम की कैपिटल है, दिख रहा ना अब दिख रहा है। यानी सबसे ईस्ट में जो है वो इम्फाल है, फिर उसके बाद है आइजोल, और सबसे जो वेस्ट में है, आपको एक ऑप्शन में हैदराबाद दिया है और एक भोपाल दिया है, तो सबसे वेस्ट में कौन सी कैपिटल दिख रही है आपको? भोपाल दिख रही है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बना लेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैप को ज़रूर देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या है, पूर्व से पश्चिम आपको बताना, तो जो सबसे ज़्यादा पूर्व में है वही ऑप्शन पहले लगा दीजिए। सबसे पूर्व में आप कौन सी देखे हैं? इम्फाल देखे हैं ना, तो इम्फाल 4th ऑप्शन है, यानी जो 4 है ये सबसे पहले रहेगा, और इसके बाद आइजोल रहेगा, फिर हैदराबाद रहेगा, फिर भोपाल रहेगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 106 देखिए, 106 2020 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस, इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर 2020 में ये अवार्ड दिया गया, और क्वेश्चन थोड़ा पुराना है पर कोई नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है BPCS। अभी जो हाल ही में मिला है ICAR को मिला है, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है संस्था, इसको मिला है, ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 107 देखिए, स्पार्क प्रोजेक्ट के संबंध में बताना है हम लोग को। स्पार्क का आप पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च कोलाबोरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च कोलाबोरेशन, इसके बारे में बताना है। चूँकि देखिए ये जो एकेडमिक्स वाली बात हो रही है ना, यहाँ पे एकेडमिक्स एंड रिसर्च, तो काम तो देखो शिक्षा मंत्रालय ही देखेगा, MHRD देखेगा। अब MHRD शिक्षा मंत्रालय बन गया, तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया, ये ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसमें हुआ क्या है, मतलब क्या ऐसा बनाया गया है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 वही लिखा है। IISc, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन अव्वल दर्जे का ये कॉलेज है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले समझ रहे होंगे, गेट का एग्ज़ाम होता है, गेट के थ्रू यहाँ पे एंट्री मिलती है फॉर MTech करने के लिए, ठीक। IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार के से प्रेरित जालक, क्या है ये प्रेरित जालक, यहाँ पे देख लीजिए, लेटेस्ट है, ठीक, विकसित किया है, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में वृहत अनुप्रयोग करता है। इस पर देखिए सिंगल क्वेश्चन ही बन सकता है, इट सिर्फ डमरू के आकार का जो जालक पूछेगा वही सिर्फ पूछ लेगा कि ये है क्या, या पूछ लेगा आजकल ये जो चर्चित शब्द है एक डमरू आकार का जालक, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज बहुत बड़े व्यापक स्तर पर होने वाला है। देखो इन्होंने यूज बताया वाइब्रेशन आइसोलेशन के लिए। वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब है, अब ऐसे समझ लीजिए, वाइब्रेशन को फिक्स किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा। वाइब्रेशन फिक्स का मतलब कोई भी बड़ी मशीन है यदि, तो उस मशीन में वाइब्रेशन को कम से कम किया जा सकता है, क्योंकि जानते हैं मैकेनिकल हैवी ड्यूटी मशीन जो हैं, मोटर चलेगी, मशीन चलेगी तो वाइब्रेशन तो होंगे ना, तो उसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़े व्यापक स्तर पर, जैसे आप एक एग्जांपल पनडुब्बी का लीजिए, पनडुब्बी हैवी ड्यूटी व्हीकल है ना, जिसमें बड़े बड़े प्रोपेलर शाफ्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटर चल रही हैं, रन कर रही हैं, तो उनके चलने से वाइब्रेशन होगा। तो अब इस वाइब्रेशन, और उसके अंदर तो नेवी के ऑफिसर लोग रहते हैं, तो वो वाइब्रेशन को फेस करते हैं, वो सुबह से शाम तक 24 घंटे वो फेस करते हैं उस वाइब्रेशन को। अगर ये वाइब्रेशन कम हो जाए तो उनका काम कितना आसान हो जाएगा। तो इस डिवाइस के माध्यम से इस वाइब्रेशन को कम किया जा सकता। खैर ये IISc ने नहीं बनाया, ये IIT कानपुर ने बनाया, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। लेकिन डमरू आकार का जो एक लेटेस्ट है, इसको जाना है, ठीक है, और इसका जो पर्पज है वो मैंने आपको बता दिया। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, CCPI बोलते हैं इसे, 2021 में भारत की रैंक क्या है,
इसमें रैंकिंग अच्छी रहती है। अच्छी इसलिए रहती है क्योंकि ये मेजर किया जाता है कम कंट्रियों में। ये 150 और 192 और 200 कंट्रियों में रैंकिंग नहीं बनाई जाती। इसमें रैंकिंग बनाने के लिए जो देश चुने गए हैं वो हैं ही 55-60 के आसपास हैं। तो इसकी रैंकिंग क्या है, 10वीं है, ठीक है, इंडिया की CCPI में। खैर काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब इशू ऐसे हैं ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ नहीं हो सकता। इसमें इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन चाहिए। और इसमें देखा क्या क्या जाता है CCPI में, इसमें 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आपने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कितना किया है, रिलीज़ कितना किया है, ये कम से कम किया है कि नहीं किया है। आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय जो ऊर्जा है, यानी जैसे विंड पावर, सोलर एनर्जी वगैरह हुए, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह जो हुई है, वो रिन्यूएबल एनर्जी उनको कहा जाता है ना। ये तो सब आप लोग समझते होंगे। तो इनका आप कितना यूज कर रहे हैं, कोई देश इन सब एनर्जी का कितना यूज कर रही है, नवीकरणीय ऊर्जाओं का कितना यूज कर रहा है, ठीक है, आपका यूज जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो किस तरह का है, ये सब चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं, तब जाके CCPI बनता है। खैर अभी इसको डिटेल में समझने का हम लोग बाद में किया जाएगा। आंसर इसका क्या है, रैंकिंग जो है 10 है। 109 देखिए जल्दी से, 109 देखिए, संकल्प कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। संकल्प कार्यक्रम के बारे में बताना है, ठीक। इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम। पहली बात तो ये चीज़ आपको देखना है कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, किस चीज़ का अवेयरनेस प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट का। स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, किसको सिखाई जाएंगी, ये अभी हम लोग देखते हैं। अभी स्किल किस तरह की स्किल्स हैं ये जानना ज़रूरी है। जो स्किल जो है वो डिजिटल और जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली चीज़ें हैं, यानी आपको डिजिटल की चीज़ें के बारे में बताया जाएगा, आपको फाइनेंशियली कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको सब बताए जाएंगे। और ये इसमें जो बेनिफिशियरी वो हैं कौन, ये भी आपको जानना है। श्रमिक लोग हैं, ठीक है, श्रमिक लोग, हर कोई नहीं है, इन्हीं को तो जानना जरूरी है। डिजिटल चीज़ें इनको जानना जरूरी है। हम लोग तो जानते हैं ना भाई, फ़ोन पे करना, गूगल पे करना, हम लोग जानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग बैंक अकाउंट से बहुत दूर हैं, वो लोग पासबुक से बहुत दूर हैं, वो क्रेडिट कार्ड से बहुत दूर हैं, ATM कार्ड से बहुत दूर हैं। और ऐसे हैं भी, ऐसा आप बिल्कुल मत समझना कि ये सब तो बेसिक चीज़ें सभी के पास है, नहीं, सभी के पास नहीं है अभी। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट है, यह है प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का है। तो भाई स्किल डेवलपमेंट वाला काम है ना ये, तो स्किल डेवलपमेंट का तो एक खुद का मंत्रालय है, जिसे क्या बोलते हैं, मंत्रालय का नाम क्या है, MSD बोलते हैं ना उसे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्किल डेवलपमेंट और जो उद्यमिता मंत्रालय है। तो जब ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यदि कर ले जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये काम बेसिकली जो संकल्प परियोजना है वो इनका MSD का है, इनका नहीं है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इसके तहत जौनपुर महाराजगंज के श्रमिकों के लिए विशेष पूर्व अधिगम, यानी ये क्या है, ये इंग्लिश में पढ़िए इसको, प्रायर रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मतलब थोड़ा सा बता देते हैं। इसका मतलब है कि मतलब जो बेनिफिशरीज हैं उनको एक जगह बुलाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके टेस्ट भी होंगे, ठीक है, और टेस्ट के आधार पर उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक। उनकी लर्निंग कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ की जाएंगी। तो ये जो लॉन्च किया गया बेसिकली जौनपुर महाराजगंज में नहीं, ये बनारस किया गया, बनारस में किया गया, वाराणसी, ठीक, वाराणसी। तो इसका आंसर 2 गलत हो गया, 1 भी गलत है, तो D ऑप्शन हो गया, ठीक। देखो इंग्लिश के फुल फॉर्म जानने से बहुत हेल्प मिल जाती है। अगर सिर्फ संकल्प याद होता तो हम लोग शायद नहीं कर पाते इसको, लेकिन फुल फॉर्म से कितनी चीज़ें आसान हो गई। आपके फुल फॉर्म से क्या हो गया, आपको A का मतलब अवेयरनेस पता चल गया, आपको S का मतलब स्किल पता चल गया। तो स्किल डेवलपमेंट वाला कोई भी काम होता है तो वो MSD ही करता है। आप कितने भी काम देख लीजिए स्किल डेवलपमेंट से हैं, 99% जो मंत्रालय इसमें इंडल्स है, जो इंगेज है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये हेल्प मिलती है फुल फॉर्म के सीखने से। तो आप उसको जो मैं लिखता हूँ फुल फॉर्म, उसको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, ठीक। चलिए 110 देखिए, 110 देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी, अब योगी जी ही कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, यूपी में। तो आंसर हो गया यूपी, और ये बनारस का है, ठीक है, बनारस का है। चलिए 111 कीजिए, 111 में कहा गया है
समुद्र के जल की लवणता यानी सैलिनिटी ऑफ जो वाटर है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है में एक स्पष्ट क्षेत्र है जहाँ समुद्र के जल की लवणता तीव्रता में बढ़ती है। क्वेश्चन देखो हम समझा दे रहे हैं इसको आसान भाषा में। नॉर्मली क्या होता है, आप गहराई में जैसे जाएंगे, समुद्र के गहराई में जैसे जाएंगे तो सैलिनिटी जो है ना वो नॉर्मली डाउन होती है, ठीक है, धीरे धीरे कम होती जाती है नीचे की तरफ, मतलब गहराई के साथ सैलिनिटी घटती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कि समुद्र आप जानते हैं ना कि ये पूरा एक रहस्यमय दुनिया इनका अलग है, समुद्र का में एक रहस्यमय दुनिया एक अलग चलती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं समुद्र के अंदर जहाँ पे सैलिनिटी घटने का बजाय अचानक से बढ़ जाती है गहराई के साथ। तो ये अपोजिट रिलेशन हो गया ना, जो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो ये जो एब नॉर्मल चीज़ जो है इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोक्लाइन चीज़, हेलोक्लाइन, ठीक है। थोड़ा सैलिनिटी के बारे में बता दें, जिनको नहीं देखना होगा तो प्लीज़ स्किप कर देना। अगर जिनको मतलब कॉन्सेप्ट आता हो, मतलब टेम्परेचर का और सैलिनिटी का रिलेशंस क्या होता है, तो वो स्किप कर देना, ठीक है। आंसर तो हमने बता ही दिया और आप लोगों को आता भी होगा। देखो नॉर्मली जो होता है सैलिनिटी का रिलेशन टेम्परेचर से होता है, ठीक। यानी सैलिनिटी यदि लवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब है, ठीक। यदि टेम्परेचर घटेगा तो सैलिनिटी भी घटेगी। टेम्परेचर से होता क्या है, देखो टेम्परेचर ज़्यादा होने से किसी क्षेत्र में वहाँ पे जो पानी की बॉडी हैं, जल राशि हैं, वाटर बॉडी हैं, उनमें वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वेपराइजेशन से लवणता बढ़ती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है सैलिनिटी वहाँ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे समुद्र के यदि एग्जाम्पल लें हम लोग, तो समुद्र में पानी है, ओके, समुद्र में पानी है। यहाँ पे ऊपर की सरफेस पे यदि आप देखेंगे तो आपको पता है कि सनरेज जो है वो 200 मीटर तक ही तो अंदर एंटर कर पाती हैं। 200 मीटर के अंदर तो सनरेज जा ही नहीं पाती हैं, ठीक है। और 200 मीटर में यहीं पे ऑटोट्रॉप्स रहते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, एल्गी वगैरह। तो 200 मीटर के अंदर 200 मीटर तक तो ठीक है, धूप आ रही है, टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सैलिनिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन नीचे तो सनरेज है ही नहीं, वेपराइजेशन हो ही नहीं पा रहा है और यहाँ का पानी तो मूव भी नहीं करता है। जो गहरा सागर होता है ना, गहरा पानी वो मूव नहीं करता है जितना सरफेस का वाटर मूव करता है। तो जहाँ का पानी मूव भी नहीं कर रहा है वहाँ पर सनरेज भी नहीं पहुँच रही है, तो सैलिनिटी मतलब डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है सैलिनिटी और टेम्परेचर का। लेकिन हेलोक्लाइन जो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे ये रिलेशन जो है ये पूरा ये उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब है कि सैलिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं हेलोक्लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए, भारतीय महासागर में सबसे गहरा गर्त ट्रेंच पूछा है, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, लेकिन इंडियन महासागर की पूछा है तो ये जावा खाई है, ठीक है। इसको सुंडा गर्त भी बोलते हैं, सुंडा ट्रेंच। मरीना ट्रेंच के बारे में जानते होंगे आप लोग। ये पैसिफिक ओशियन की सबसे गहरी ट्रेंच है और दुनिया की भी है। दुनिया की मतलब ग्लोब की सबसे गहरी जगह जो है वो है। ट्रेंच समझते हैं ना, ट्रेंच यहाँ लिखा तो खाई समझते हैं, मतलब अर्थ सरफेस पे, मतलब स्थल पे यदि कोई खाई होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसके जॉर्ज बोल देते हैं, गॉर्ज बोल देते हैं। कोई जॉर्ज पढ़ता है, कोई गॉर्ज पढ़ता है, ठीक है। लेकिन यही खाई जो है जब यदि पानी के अंदर है तो उसे ट्रेंच बोल देते हैं, ठीक। चलिए 112 देख लिया था। जावा ट्रेंच को देख लीजिए मैप पे। ये देखिए ये ग्लोब का ये इमेज है यहाँ पे। ये इंडियन ओशियन दिख रहा है आपको। ये जो उन्होंने गोला बनाया है ये इमेज इनके सौजन्य से प्राप्त हुई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कॉपीराइट ना लगा दें यार, बस इतना हम लोगों का तो बस समझ में ठीक से आ जाए, इसलिए बस मैं पिक्चर यहाँ पे डालता हूँ। लेकिन कॉपीराइट कल को ही लगाएंगे ज़रूर। ये देखिए जावा ट्रेंच जो है वो देखो यहाँ से लंबी है, देखो ये जो है स्ट्रेच है, एक पानी में खाई है, ये जावा ट्रेंच है। इसी में गहरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है सस्पेक्टेड डीपेस्ट पॉइंट इन द जावा ट्रेंच। सस्पेक्टेड क्या, अब तो लोग जा भी रहे हैं वहाँ तक, अंत बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट तक लोग चले जा रहे हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं वो तो जा ही रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, 112 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, जावा खाई, सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच आपने देख लिया। चलिए आगे बोलते हैं। 113 पे देखिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। वायुमंडल की परतों के बारे में आप लोग परिचित होंगे अच्छे से। परतें जो है वो कितनी है, ऐसे याद रख लीजिए, IMST। और ये नीचे से ऊपर की परतें हैं, T से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मीजोस्फेयर और I से आइनोस्फेयर, ठीक है।
और ऊपर जाओगे तो एक्सोस्फीयर मिलेगा, बहिर्मंडल मिलेगा। ठीक, तो क्षोभमंडल से बहिर्मंडल की ओर बढ़ने पर, मतलब यहाँ से यहाँ पे बढ़ने पर टेम्परेचर लगातार घटता जाता है। घटता नहीं है भाई, बढ़ता है। ऊपर जाओगे खाक हो जाओगे। अब वो भी बहिर्मंडल तक। वहाँ पे तो सन का जो आउटर लेयर है, वहाँ पे सन का एटमॉस्फेयर का जो आउटर लेयर है वो कांटेक्ट होने लगता है वहाँ पे, तो जल के खाक क्या कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट गलत है। टेम्परेचर बढ़ता है ना कि घटता है। ओवरऑल तो बढ़ता ही है ना। जैसे आप किसी एक लेयर की बात करें, जैसे ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक जाना है, तो हो सकता है ऊपर जाने पे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन ओवरऑल आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। वो भी मैं फिगर में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, ये तो ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्षोभ मंडल एकमात्र परत है जिसमें बादलों की उपस्थिति होती है। देखो, बादल आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। एक बादल जो सबसे ऊपर था वो क्या था, सीरस नाम था उसका, पक्षाप जिसे बोलते थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। कभी ये वाले बादल तो क्या है ना कि ये क्षोभमंडल में तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर में भी मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया कि एकमात्र परत है। एकमात्र नहीं है, एक परत है, ठीक है। सीरस आपके जो हैं वो ट्रोपोस्फीयर में भी मिल जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में भी मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो केवल पॉइंट 2 सही है, लेकिन इसकी आप इमेज ज़रूर देखें, इमेज इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, मैं इसकी इमेज डालना भूल गया। चलिए कोई नहीं। 114 देखिए, समझ में तो आया ना। 114 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। हम लोग सीधे कथन पढ़ते हैं। वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा यानी एनर्जी, हीट, अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह से होती है। अपना जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है और ये सन है। सन की जो रेज आती हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सन की रेज आती हैं, वो जो एनर्जी यहाँ पे रेज में जो एनर्जी होती है वो होती हैं। अभी जो एनर्जी आ रही है, जो वेव्स आ रही हैं, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रही हैं, अभी पूरी एनर्जी तो देखो अर्थ की सरफेस पे लाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है, अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है परतों वाला। पूरी ये जो 5-6 परतें पड़ी हैं, 4-5 परतें पड़ी हैं, वो परत भी तो हैं एटमॉस्फेयर में, परत लेयर्स भी तो हैं। वो क्या लेयर्स एब्जॉर्व नहीं करेंगी क्या? बिल्कुल एब्जॉर्व करेंगी। ऊपर बादल भी हैं, लेयर्स हैं, तमाम लेयर्स हैं। लेयर्स में ये समझ लीजिए कि इस एनर्जी का जो शॉर्ट वेव के फॉर्म में सन से रेज आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी डिमनेस हो जाती है, ठीक है। जो बची कुची रहती है वो अर्थ सरफेस पे आती है। अर्थ सरफेस के आने के बाद जितना भी वो इसको हीट कर पाता है, अर्थ सरफेस को, अर्थ सरफेस जब रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिलीज करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिलीज करता है। अभी लॉन्ग वेव जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ से फिर से उसको परत मिलेंगी, तो ये फिर ट्रैप का काम करेंगी, है ना। और अपने ग्लोब के एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस गैसेस का तो भरमार है, जाने रहे हैं, तो वो तो और ट्रैप कर लेती हैं। तो ये जो लॉन्ग वेव है वो यहीं पे घूमती रहती हैं और अर्थ के सरफेस को, आउटर सरफेस को और गर्म करती रहती हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में कि वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो एक्चुअली गर्म किससे हो रहा है? पृथ्वी से जो रिलीज हो रही है एनर्जी, उसी से हो जा रहा है। कारण देखिए, पृथ्वी की सतह पर लघु तरंग, सौर विकिरण, इंसोलेशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सौर विकिरण जो सूर्य से आ रही हैं, इनको इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक। से दीर्घ तरंग स्थलीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। तो इसके आंसर दोनों हो गए, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी वो सही कर रहा है। चलिए 115 देखिए, मरका घाटी स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और मरका घाटी जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए मरका घाटी, ये मरका घाटी है। घाटी आप समझते हैं, ये माउंटेन रेंज होती हैं और बीच में जो स्पेस रहता है वो घाटी है। जैसे ये माउंटेन रेंज है पूरी, ये भी माउंटेन रेंज है, इसके बीच में जो खाली स्पेस है, इसको ये घाटी है।
ये जो नदी है, ये नदी, ये रिवर है, ठीक है, ये मरखा रिवर भी है, ठीक। और ये लद्दाख में है, लद्दाख में। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। नीति पास जो है, नीति दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो नीति दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश में, ये सॉरी उत्तराखंड में है, और जो तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। हम लोग इमेज से इसको जल्दी से सीख लेते हैं। ये इमेज देखिए, मैं जूम कर दूँ, आपको दिख रहा है? ये civilsdaily.com इनके सौजन्य से इमेज ली है, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपीराइट ना लगाना। देखते हैं, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, चूँकि कोचिंग है बहुत बड़ी, देखते हैं कब तक हेल्प करते हैं। तो नीति पास आपको देखना है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर पे क्या लिखा है? नीति पास। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। और ये पास आप समझते हैं ना, ये पहाड़ों के बीच से ऐसे रास्ता, मतलब एक पास होता है, मतलब एक रास्ता होता है कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से निकल सकते हैं, ठीक। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है। तो ये जो पास है वो किस किसको जोड़ रहा है? उत्तराखंड, इंडिया का उत्तराखंड, और ये जो तिब्बत वाला भाग है, ठीक, तिब्बत वाला जो भाग है। तो ये नीति दर्रा है, याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये जो civilsdaily.com ने बनाया है, ये बहुत अच्छा है। मैप इनके बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिखाई है। और SD इमेज में इनके मैप पड़े हैं गूगल पे, ठीक है, मैंने भी वहीं से लिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नज़र में लेते रहिए, एक नज़र में देखते रहिए, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 116 का डी सही है। 117 कीजिए जल्दी से, 117 कीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? इंपॉर्टेंट है, आंसर तो जस्ट फैक्ट है, आप याद रख लीजिए, 8 हैं, पर हम लोग को जानना ज़रूरी है और क्या क्या है। तो ज़िले 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ये मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़। आप देख लेना उसको, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको बस याद रखिए 8। इसको मैप पे भी देख लेना थोड़ा, इसको मैप पे आप डालेंगे NCR डिस्ट्रिक्ट, ये डाल देना NCR डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इमेज इसकी डाउनलोड किया था, पर मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी। फिलहाल इसका 8 आंसर ले लीजिए, ठीक। 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम दिशा की, वेस्टर्न फ्लो रिवर है, सॉरी नहीं बताना है, जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, यानी ईस्ट में बह रही होगी वो, तभी ना। तो साबरमती ऑब्वियसली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, लूनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आपने अभी देखा, जो अजमेर से निकल रही थी, ठीक है। और कच्छ, रन ऑफ कच्छ में जाके वहाँ का जो दलदली मारसी एरिया था वहाँ पे गिर जा रही थी। माही जो है ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। रूसी कुल्या जो रिवर है, ये जो है ये उड़ीसा में बहती है, ठीक है, उड़ीसा में बहती है। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब है तो फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में। इस मतलब इस ऐसी नदी का क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है? इसलिए क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए कि यहाँ पे इस नदी का माउथ है, जो माउथ ऑफ रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में, इस माउथ पे, माउथ का मतलब समझना, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं उसको माउथ बोलते हैं, यानी मोहाना, जो नदियों का मोहाना है। एक प्रजाति है कछुओं की, ओलिव रिडले, ओलिव रिडले, इसका याद रखना है, प्रजाति किसकी? कछुओं की। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हैचिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे इनके अंडे वगैरह मिलते हैं बहुत सारे। ये जगह इनके लिए फेमस है, वो यहीं आते ही हैं। कहाँ से आते हैं? पेरू से आते हैं, पता है, पेरू से आते हैं, पेरू तट से आ जाते हैं यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से आगे का। ये फॉरेस्ट को क्षेत्र से जल्दी से मिला दीजिए। अल्पाइन आप समझते हैं, पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, पहाड़ों पे होते ही हैं, तो अल्पाइन ऑब्वियसली कहाँ होगा? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, यानी जो पहाड़ वाला एरिया वो देख लीजिए। या इसको अल्पाइन को यदि दिक्कत हो रही है तो मैंग्रोव तो लगा देंगे ना, मैंग्रोव सुंदरबन से है, तो डी का 2 हो गया। तो डी का 2 एक ही ऑप्शन में, आंसर तो आपको तुरंत मिल ही गया। ए का 4 देखो, सह्याद्री क्या है? इसको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं, तो सह्याद्री एक पहाड़ी सीरीज है, तो अल्पाइन वहाँ होंगे, तो ए का 4 हो गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। और सदाबहार का मतलब अभी बताते हैं, सदाबहार का मतलब वैसे आपको पता होगा। बी का सदाबहार 1 ये आपके उत्तराखंड में है, और सी का 2 और डी का क्या होगा? मैंग्रोव। सॉरी इसमें एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, ये एक पॉइंट मिस हो गया। अल्पाइन जो है, ठीक है, पहाड़ी एरिया सह्याद्री दिख रहा है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट अलग है। अल्पाइन के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन में गलत टेक लग गया। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, ठीक।
और ये सदाबहार जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सह्याद्री में मिलते हैं, जो वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी स्लोप है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। शंकुधारी यानी कोनीफेरस, मैं इसकी इमेज दिखा दे रहा हूँ अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आकार मतलब कैसे होते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं। कोनीफेरस जो हैं वो कहाँ के होंगे, इस एरिया में होते हैं, ठीक है, हिल वैली एरिया में होते हैं, तो इसका उत्तराखंड हो जाएगा और मैंग्रोव का सुंदरवन हो जाएगा। वैसे आंसर तो यहाँ पे था D का 2, आंसर तो आपको मिल गया था, ठीक है। तो इसके आंसर ये हो गए मैचिंग। जल्दी से हम लोग एक बार इमेज से भी करा लेते हैं, ठीक, इमेज में देख लेते हैं कि ये किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। ये देखिए, ये मैंग्रोव आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक। इनको सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट भी बोलते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, यानी ये जो है जो लवण सहिष्णु, इसको लवण सहिष्णु प्लांट भी बोलते हैं। कोनीफेरस का जो कोन के शेप के होते हैं, ठीक, लेकिन टाइप बहुत हैं कोन के, ये कोन के टाइप बहुत हैं। रेड स्प्रूस आपने पढ़ा होगा, आपने रेडवुड पढ़ा होगा, ये बहुत महंगी महंगी लकड़ियाँ आती हैं। हम लोग के बस का तो है नहीं घर पे इनके गेट लगवा लें, ये सब नेताओं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर ही इन सब की लकड़ियों के गेट वगैरह होते हैं। और ये आपने ये सेडार पढ़ा होगा, रेड पाइन पढ़ा होगा, ये सब क्या है, कोनीफेरस ट्रीज़ हैं। और ये एवरग्रीन दिख ही रहा है, एवरग्रीन का मतलब होता है कि ये, ठीक है, ऐसा मतलब जैसे एक पेड़ है और आप उसको समझ रहे हैं एवरग्रीन अगर फॉरेस्ट है तो ये कभी ना तो इनकी पत्तियां गिरती होंगी या ना ही ये सूखते होंगे, ऐसा नहीं होता। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि इनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो कैनोपी है, ये जो पूरा, इसको कैनोपी बोलते हैं, इस कैनोपी कुछ हिस्से की पत्तियां ही झड़ती हैं, ठीक है। बाकी जैसे 20% का ले लीजिए आप, 20% पत्तियां जो हैं, लीव्स हैं, वो पक के नीचे गिर जाएंगी, 80% ग्रीन रहेंगी। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। फिर उन 20 में वो 20% जो पत्तियां झड़ी थी उसकी, वो ग्रीन हो जाएंगी, फिर बाकी 20 झड़ जाएंगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, तो इसलिए वो हमेशा ग्रीन दिखाई देता रहता है, इस वजह से एवरग्रीन है। वैसे मत समझना कि एवरग्रीन का मतलब कि ना पत्तियां झड़ें और हमेशा हरा का हरा रहे, ऐसा नहीं, साइकिल में उनकी पत्तियां झड़ती हैं, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट वाला जो है ये अल्पाइन है, ठीक है, ये पहाड़ पे होता है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। पहाड़ियों पर विचार करना है, अरेंज करना है पूर्व से पश्चिम की तरफ, जल्दी से अरेंज करा, सीधा मैप, हम लोग सीधा मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। ये ओनली एग्ज़ाम ओनली IAS एग्ज़ाम, आप लोग समझते होंगे इनको, इनका बहुत बड़ा चैनल है। और ये इमेज मैंने गूगल से ली है, और कॉपीराइट ना लगाना साहब। चलिए हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक। राजमहल देखिए, राजमहल वेस्ट में है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, वहाँ पे देखिए, आपने राजमहल देखा, ये कहाँ पे, ईस्ट साइड में दिख रहा है आपको। फिर महादेव पे आइए, ये और वेस्ट में आ जाएगा। सतपुड़ा आइए, ये और वेस्ट में आ जाएगा। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, आप लगा लेंगे ना आप तो आंसर इसका। तो सबसे जो ईस्ट में है वो लगा देना है, सबसे जो वेस्ट में है वो आप लगा के इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए, आप इसको आंसर ऐसे भी बना सकते हैं यदि आपको 1-2 पॉइंट भी आते होंगे। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे पूर्व से पश्चिम बताना है ना, तो पूर्व लिखा है, तो सबसे पूर्व में जो होगी उसको लगा दीजिए। और सबसे पूर्व में कौन कौन है यहाँ पे, राजमहल है, महादेव, सतमाला, गड़जात जो है। आप यहाँ पे कभी भी मैप यदि देखोगे पहाड़ियों का, तो एक झुंड में दिखती हैं सब। और राजमहल के बारे में आपने झारखंड और जो एरिया है आपका छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे देखते होंगे, ठीक है। तो ये सबसे ईस्ट में हुआ कि नहीं, तो 2 सबसे ईस्ट में, तो 2 सबसे आगे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आंसर तो वैसे ही बन जाता है। बाकी आपने मैप तो देख ही लिया, तो आप अरेंज कर लेंगे ठीक से। तो ये आज का वीडियो था, और हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 121 से 150 करेंगे। वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 1.25x या 1.5x पे देखिए, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे, नहीं तो सोच के कि 1 घंटे का वीडियो में 30 क्वेश्चन कौन करेगा, है ना। तो ये भी तो इशू है। तो मतलब ऐसा सोचना मत कि समय ठीक ठाक है, आप कीजिए। हम लोग कर भी तो रहे हैं उस तरीके से कि ऑप्शंस कोशिश कर रहे हैं कि सभी ऑप्शंस पे डिस्कशन कर लें, इमेजेस वगैरह के माध्यम से हम लोग देख लें ताकि भूलें ना, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो समय थोड़ा सा लग रहा है, पर आप कोई दिक्कत नहीं, आप 1.5 पे देखिए। मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाइए, नहीं तो एलियन वाली भाषा लगने लगेगी। 1.5 पे भी यदि एलियन लग रही है तो 1.25 पे आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक जुड़ने के लिए।